Hello students, welcome to the class of English Literature. In the previous two videos we discussed what are the views of G.K. Chesterton about the advantages of old age. We will continue the essay. According to Chesterton, proverbs are repeatedly used only because they are practical. Proverbs and human history offer us practical wisdom, but people fail to understand that wisdom in their young age. He further writes, for instance, we have just seen a staggering turn of the wheel of fortune, which has brought all the modern material pride and prosperity to a standstill. उदाहरण के लिए हमने अभी अभी देखा कि व्हील ऑफ फॉर्चून यानी भाग्य का पहिया जब चेंज हुआ, जब इसने टर्न लिया, तो इट हैज़ ब्रॉट ऑल द मॉडर्न मटेरियल प्राइड एंड प्रोस्पेरिटी टू ए स्टैंड स्टिल. तो इसने आधुनिक जितनी भी सुख समृद्धि थी, जितना भी प्राइड प्रोस्पेरिटी थी, उसको एक ठहराव पर लाकर खड़ा कर दिया. Here Chesterton wants to say that we cannot predict that a flourishing country or a prosperous country will remain prosperous in future also. तो इस चीज़ का हमें नहीं पता चलता कि फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है. तो एक व्हील ऑफ फॉर्चून ने टर्न लिया और सारी आधुनिक सुख समृद्धि जो थी वो ठहराव पर आ गई. अमेरिका, which a year or two ago seemed to have become one vast El Dorado studded with cities of gold, is almost as much embarrassed as England and really much more embarrassed than Ireland. For example, Chesterton writes that America, a country which a or 2 years ago, यानी 1 या 2 साल पहले अमेरिका, जो कि एक वास्ट एल डोरेडो की तरह था. एल डोरेडो मीन्स अ लैंड ऑफ गोल्ड. तो इट वॉज लाइक ए लैंड ऑफ गोल्ड, बट इट हैज़ बिकम एज मच एम्बेरेस्ड एज इंग्लैंड. लेकिन आज इसकी स्थिति इंग्लैंड जैसी ही हो गई है और वास्तव में कहा जाए तो आयरलैंड से भी ज़्यादा एम्बेरेस्ड है, बुरी है. The industrial countries are actually finding it difficult to be industrial, while the old agricultural countries still find it possible to be industrious. जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है, औद्योगिक देश जो है, वो वास्तव में पा रहे हैं अपने आप को मुश्किल में अपने उद्योगों को चलाने के लिए, जबकि दूसरी तरफ जो पुरानी कृषि वाली कंट्रीज़ थी, कृषि वाले जो देश थे, वो आज भी इस चीज़ में सक्षम है कि अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को चला सकें. Now I do not pretend to have prophesied or expected this. लेकिन अकॉर्डिंग टू चेस्टरटन कि ये जो कुछ भी हुआ है कि इंडस्ट्रियल कंट्री जो है उनको आज इतनी डिफ़िकल्टी है कि उनकी इंडस्ट्रीज़ नहीं चल पा रही है, जबकि एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ की कंडीशन उनसे बेटर है. तो ये चीज़ें जो है इसको पहले से प्रोफेसाइज या एक्सपेक्ट नहीं किया गया था. फॉर ए मैन में चेयरफुली कॉल ए थिंग रॉटन विदाउट रियली एक्सपेक्टिंग इट टू रॉट. But neither certainly did the young, the progressive, the prosperous or the adventurous expect it. लेकिन निश्चित रूप से यानी कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद हम कह देते हैं कि यहाँ ये घटित हो गया, लेकिन उसके होने से पहले कोई भी यंग और जो प्रोग्रेस करता हुआ व्यक्ति है, प्रोस्पेरस है या एडवेंचरस है, वो पहले से एक्सपेक्ट नहीं करता कि इसमें कोई चेंज हो सकता है. यानी जब हम प्रोग्रेस करने की स्थिति में होते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये प्रोग्रेस कभी स्टॉप भी हो सकती है या नुकसान भी हो सकता है. Yet all history and culture is stiff with proverbs and prophecies telling them to expect it. जबकि पूरा इतिहास और हमारी पूरी संस्कृति भरी पड़ी है कहावतों से, भविष्यवाणियों से, जो कि हमें ये बताती हैं कि हमें उन प्रोवर्ब्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए. द ट्रबल इज़ दैट दे थॉट द प्रोवर्ब्स एंड हिस्ट्री ए ग्रेट डील टू स्टिफ. परेशानी ये है दैट दे हेयर रेफर्स टू यंग पीपल, कि यंग पीपल सोचते हैं कि प्रोवर्ब्स और हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, स्टिफ है, कठोर है. अगेन एंड अगेन with monotonous reiteration, both my young friends and myself had been told from childhood that fortune is fickle. Here Chesterton gives his own example. He tells
दैट अगेन एंड अगेन, कि बार बार, विद मोनोटोनस रीआइटरेशन, एक मोनोटोनस रिपीटेशन के साथ, बोथ मी एंड माई फ्रेंड्स, कि मुझे और मेरे फ्रेंड्स को बताया गया फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही मुझे और मेरे फ्रेंड को बार बार बताया गया, वट, दैट फॉर्चून इज़ फिकल, कि भाग्य कमज़ोर होता है, दैट रिचेस टेक टू देमसेल्फ विंग्स एंड फ्लाई, कि लक्ष्मी के पंख होते हैं और उड़ जाती है, दैट पावर कैन डिपार्ट सडनली फ्रॉम द पावरफुल, कि ताकत जो है एकदम से ताकतवर से चली जाती है, दैट प्राइड गोज बिफोर ए फॉल, कि घमंडी का सिर नीचा होता है, एंड इंसुलेंस अट्रैक्ट्स द थंडरबोल्ट्स ऑफ द गॉड्स, और धृष्टता जो है उस पर ईश्वर का कोप आता है, बट इट वॉज ऑल अनमीनिंग टू अस, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए अनमीनिंग थी, एंड ऑल द प्रोवर्ब्स सीम्ड स्टिफ एंड स्टील लाइक डस्टी लेबल्स ऑन नेग्लेक्टेड एंटिक्विटीज़, और ये सारी कहावतें हमें स्टिफ लग रही थी, स्टील लग रही थी, यूजलेस लग रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी नेग्लेक्टेड एंटिक्विटी, कोई प्राचीन वस्तु है जिसको हमने नेग्लेक्ट कर रखा है, अनदेखा कर रखा है, और उस वजह से उसके जो लेबल्स हैं उन पर भी डस्ट आ जाती है, तो डस्टी लेबल्स जो थे एंटिक्विटीज़ के, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये प्रोवर्ब्स उस समय लग रही थी जब हम यंग थे। तो हियर चेस्टरटन वांट्स टू से that proverbs and traditions which are very true, but in the young time, in the young age, a person is not able to understand the value of all these proverbs. Chesterton further writes, we had heard of the fall of Wolsey, which was like the crash of a huge palace, still faintly rumbling through the ages. We had read of it in the words of Shakespeare, which possibly were not written by Shakespeare. Here Chesterton gives some examples from history. He writes that we had heard of the fall of Wolsey, कि हमने वॉल्से के पतन के बारे में सुना है. Wolsey, Thomas Wolsey was an English political figure and cardinal of the Roman Catholic Church during the reign of Henry VIII. Though very low born, he rose to the highest offices, but had a sudden downfall. लेकिन एकदम से उनका पतन हुआ, यानी खूब उन्होंने तरक्की की लेकिन एकदम से उनका पतन हुआ. एंड ही वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी VIII, एंड विच वॉज लाइक क्रैश ऑफ ए ह्यूज पैलेस. तो वॉल्से का पतन हमने देखा कि कैसे हुआ. स्टिल फेंटली रम्बलिंग थ्रू द एजेस, वी हैड रेड ऑफ इट इन द वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर. और वॉल्से के पतन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है? शेक्सपियर के शब्दों में पढ़ा है, विच पॉसिबली वर नॉट रिटन बाय शेक्सपियर. और वो शब्द शायद शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखे गए थे. हियर वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय इट दैट Shakespeare wrote a historical book on Henry VIII. In that book, there is a reference to Wolsey. Wolsey himself proclaims that when a great man falls, he falls like Lucifer, never to hope again. It was not written by Shakespeare. It is believed that the parts of Henry VIII were written by Fletcher and other dramatists of the time. तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पार्ट है इस हिस्टोरिकल बुक का वॉल्से के बारे में, वो जो है वो शेक्सपियर के द्वारा ना लिख के किसी और राइटर के द्वारा लिखा गया है उसी टाइम के. वी हैड लर्न दैम एंड लर्न नथिंग फ्रॉम दैम. हमने इनको पढ़ा लेकिन हमने इनसे कुछ भी सीखा नहीं. वी हैड रेड 10,000 times to the point of tedium of the difference between the Napoleon of Marengo and the Napoleon of Moscow. कह रहे हैं we had learned them and learned nothing from them. We had read 10,000 times. हमने 10,000 बार पढ़ा होगा. Means we had read it again and again. हिस्ट्री जो है उसको हमने बार बार पढ़ा है. टू द पॉइंट ऑफ टीडियम, यानी टायर्डनेस की हद तक पढ़ा है. किस बारे में? ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, कि नेपोलियन ऑफ मेरेंगो और नेपोलियन ऑफ मॉस्को में क्या डिफरेंस है. बट वी शुड नेवर हैव एक्सपेक्टेड मॉस्को इफ़ वी हैड बीन लुकिंग एट मेरेंगो. लेकिन हमने मॉस्को की उम्मीद नहीं की होगी कभी भी जब हम मेरेंगो को देख रहे हैं. हियर मेरेंगो
Napoleon of Marengo or Napoleon of Moscow refers to Napoleon of Marengo means Napoleon's victory in North Italy in 1800. 1800 में जो नेपोलियन ने जीत हासिल की थी मैरेंगो पे, उसे यहाँ नेपोलियन ऑफ मैरेंगो कहा गया है। और उसके बाद आफ्टर 12 years of that victory, Napoleon attacked Russia and penetrated as far as Moscow. Ultimately, under pressure of lack of food and severe Russian winter, he retreated, losing nearly 500,000 soldiers. तो मॉस्को का युद्ध जो था वो नेपोलियन हार गया था। तो यहाँ ये कहा गया कि जब हम इनका डिफरेंस पढ़ते हैं, लेकिन जब हम मॉस्को के बारे में पढ़ते हैं, जब हम मैरेंगो के बारे में पढ़ते हैं, वी शुड नेवर हैव एक्सपेक्टेड मॉस्को। तो हम मॉस्को यानी 12 साल के बाद जो युद्ध हुआ उसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते उस टाइम। वी न्यू दैट चार्ल्स द फिफ्थ resigned his crown or the Charles the First lost his head, and we should have duly remarked sic transit gloria mundi after the incident, but not before it. Charles V was one of the greatest rulers of Europe, with his empire extending over Spain, Austria, Netherlands and Rome. So we knew that Charles V resigned his crown, कि चार्ल्स फिफ्थ जो उन्होंने अपना क्राउन छोड़ दिया था। And Charles I lost his head. Charles I was second son of James VI of Scotland. Oliver Cromwell, a parliamentary revolted against him, and he was tried and beheaded. इन चार्ल्स फर्स्ट जो है इनको मार दिया गया था और इनके बाद 11 साल तक एक कॉमनवेल्थ शासन रहा इंग्लैंड में। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जब पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वॉल्से और हिस्ट्री ऑफ नेपोलियन, हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स, वी ओनली रिमार्क दैट सिक ट्रांजिट ग्लोरिया मुंडी। इट इज़ ए लैटिन फ्रेज विच मीन्स दस पासिस अवे द ग्लोरी ऑफ अर्थ, कि इस तरह से धरती का जो ग्लोरी है, पृथ्वी की जो ग्लोरी है वो ख़त्म हो गई। आफ्टर द इंसिडेंट बट नॉट बिफोर इट, ये सब हम कहते हैं इंसिडेंट के होने के बाद, घटना के होने के बाद, उससे पहले हम इस बात को नहीं कह सकते। सो इन दिस पैराग्राफ वी हैव सीन दैट Chesterton has given many examples from history to present his viewpoint that there are many things which we can learn from history, but these all things are not understood by modern men. The economic depression represents the failure of modern industrial world. It could have been avoided if people remember the old lesson given by many proverbs. It is always said that the luck-tried money are all temporary. This has been proved by the downfall of emperors like Napoleon, Alexander and the great Roman, but modern man does not learn anything from these examples. For the writer, witnessing the economic depression is to see the dead proverbs come alive. अगर हम हिस्ट्री से थोड़ा लेसन ले तो हो सकता है कि हम प्रोग्रेस करें, हम उन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। लेकिन होता ये है कि यंग पीपल जो है उनके लिए ये सारी चीज़ें अनमीनिंग होती है। इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ यंग पीपल दैट दे मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओल्ड थिंग्स। फॉर द यंग पीपल ओल्ड थिंग्स आर ऑन ए डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। Since old people have the experience of life, they can better understand the real meaning of everything, and it is the irony of life. We will read the next paragraph in the next video. Thank you.